क्या हाल चाल, कैसे हो दोस्तों। तो अब हम करने वाले हैं अपने यूनिट 3 डीबीएमएस का। ठीक है। तो अभी तक तो आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट कर ही ली होगी, तो चलो अब यूनिट 3 कंप्लीट करवा देते हैं जल्द से जल्द, ताकि आपको आज ही सारा कंप्लीट करवा दें सिलेबस और आपका कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है। तो यूनिट 3 या मॉड्यूल 3 की बात करें तो वो हमारा होता है डेटाबेस डिज़ाइन एंड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें हमारा डेटाबेस डिज़ाइन भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है ना, कि मतलब इससे क्या होता है, तुम्हें रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, एक्स एरो के साथ फिर वाई। ठीक है। और इसमें हम लोग ये कहते हैं कि एक्स डिटरमाइन कर रहा है किसे, वाई को, या वाई इज डिटरमाइंस बाय दी एक्स। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्या इसमें डेफिनेशन क्या होती है। लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा एंड एक्स एंड वाई बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। ठीक है। सो T1 एंड T2 एनी टू टपल्स सच दैट x टेंड्स टू y हो रहा हो। ठीक है। तो उसमें हमारा क्या निकलता है, y इज सेड टू बी फंक्शनली डिटरमाइंस ऑन x। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इससे। या फिर इफ एंड ओनली इफ x वैल्यू इन r। ठीक है। r इज एसोसिएटेड विथ ओनली वन y वैल्यू इन r। ठीक है। मतलब सिंपल देखो कंडीशन क्या होती है इसमें। कंडीशन ये हो जाती है, अगर हमारा अगर x टेंड्स टू y है तो T1 डॉट एक्स के साथ हमारा T2 डॉट एक्स होगा। तो वही चीज तुम्हारी होती है T1 डॉट वाई के साथ T2 डॉट वाई भी होता है। ठीक है। अगर तुम लोग को प्रैक्टिकली भी हम लोग को समझाओ, देखो क्या होता है एक्स टेंस टू वाई। एक्स टेंस टू वाई में ये होता है कि मतलब एक्स हमारा हो गया मान लो रोल नंबर। ठीक है। और वाई हो गया तुम्हारे बच्चों का नेम। ठीक है। तो हर एक रोल नंबर से तुम बच्चों का नेम पता कर सकते हो। जैसे कि 1 रोल नंबर किसी रोहन का है, 2 रोल नंबर किसी सोहन का है, ठीक है, 3 रोल नंबर किसी खुशी का है। ठीक है। तो अगर बाई चांस तुम उल्टा लेकर चलो, 1 रोल नंबर पे भी रोहन है, 2 रोल नंबर पे भी रोहन है, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। अलग अलग रोल नंबर पे सेम नाम के लोग हो सकते हैं। ठीक है। चलो ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि एक सेम रोल नंबर हो किसी दो लोगों का? जैसे मान लो 1 रोल नंबर रोहन का है, ठीक है, और जब हमने खुशी का रोल नंबर चेक किया तो उसका ही 1 निकला, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि वो एफडी नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो मेन बात ये होनी चाहिए कि एक्स टेंस टू वाई हो, तो मतलब एक्स से तुम अच्छे एक एट्रीब्यूट पे पहुंच जाओ सिंगल। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखो, सीरियल नंबर और डिपार्टमेंट नंबर से हम क्या निकालते हैं, आवर्स। तो आ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल नंबर एंड डिपार्टमेंट नंबर वैल्यूज यूनिकली डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एन एम्प्लॉय वर्क ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लेकर फिर हम लोग निकाल रहे हैं आवर्स को, तो हमारे क्या यूनिकली वैल्यू हमें मिल रही है। ठीक है। तब कोई कॉमन वाली चीज इसमें नहीं आ रही है। क्लियर? ऐसे हमने और एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे तुम अच्छे से समझ सकते हो। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी टू टाइप्स की होती है, एक नॉन ट्राइवल होता है, एक ट्राइवल होता है। ठीक है। ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, इसमें सिंपल क्या है कि जो एक्स टेंस टू अगर वाई है, ठीक है, तो जो वाई होगा वो तुम्हारा सबसेट होगा किसका, एक्स का। मतलब कि जो वाई चीज होगी ना वो तुम्हारी एक्स में आ रही होगी। ठीक है। ये चीज होता है इसका मतलब। तो एन एफ डी इज अ ट्राइवल इफ द डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज अ सबसेट ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है। मतलब जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है वो क्या है, सबसेट है किसका, डिटर्मिनेंट का। अब डिपेंडेंट एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे ये y होगा ना, ये y होगा हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट और x होगा हमारा डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट इज अ सबसेट ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी कि RHS एट्रीब्यूट मस्ट बी पार्ट ऑफ द और इक्वल टू द LHS एट्रीब्यूट। यानी ये RHS में तो ये क्या पार्ट है किसका, x का। ठीक है। तो a भी टेंस टू a आया, तो देखो जो a है वो हमारे RHS में भी आ रहा है ना। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा ट्राइवल एफडी है। क्या है, ट्राइवल एफडी। ऐसे ए बी से हमारा बी भी आ रहा है और ए बी से हमारा ए बी, ये भी एफडी होगा, तो इसमें भी हमारा क्या है, ये भी ट्राइवल एफडी में आ जाएगा। ठीक है। एक और चीज हम इसमें कह सकते हैं क्या, कि जब हम एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई लेंगे तो हमारा वो कभी फाई के बराबर नहीं होगा। तुम कहीं भी चेक कर लो, दो ए बी और ए का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें ए मिल जाएगा, फाई नहीं मिलेगा। ए बी और बी में भी हमें बी मिल जाएगा कॉमन, और ए बी में तो हमें ए बी मिल ही रहा है कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें निकल के आती हैं। ठीक है। या ये तो एक तो जो कि आर एच एस जो एट्रीब्यूट होगा वो पार्ट होगा या बराबर ही होगा किसके, एल एच एस एट्रीब्यूट के। और दूसरी चीज है कि उन दोनों का अगर एक्स और वाई का हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन ट्रैवल एफडी पे। नॉन ट्रैवल एफडी क्या होता है, अब एफडी इज अ नॉन ट्रैवल इफ द आरएचएस इज नॉट द सबसेट ऑफ एलएचएस। यानी कि जो आरएचएस है वो सबसेट नहीं होगा किसका, एलएचएस पार्ट का। यानी कि वाई जो होगा वो अब एक्स में नहीं आ रहा होगा, ये वाई जो होगा वो एक्स के अंदर नहीं आ रहा होगा। ठीक है। लेकिन एफडी होना चाहिए, ये क्या, एफडी होना चाहिए। तो x टेंस टू y इज नॉन ट्राइवल इफ x इंटरसेक्शन y जो फाई के बराबर हो जाए। अब जब y हमारे y जो RHS एट्रीब्यूट है वो LHS में आ ही नहीं रहा है, तो हमारा इंटरसेक्शन कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा, हमेशा फाई होगा। तो जब भी इंटरसेक्शन फाई मिले तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा किस में आता है, नॉन ट्राइवल एफडी में आता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग एग्जाम्स या फिर प्रॉपर्टीज क्या होती है मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी की या फिर एफडी की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सबसे पहले होती है रिफ्लेक्सिव, ऑगमेंटेशन, ट्रांजिटिव, यूनियन, डीकम्पोजिशन एंड सूडो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बात करें। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर अल्फा और बीटा, अल्फा टेंस टू बीटा होल्ड, मतलब अल्फा अगर सेट है मतलब सबसेट है बी का, तो वो अल्फा टेंस टू बीटा भी होगा। सिंपल सी बात ये है, अल्फा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड बीटा बिलोंग्स टू अल्फा, मतलब बीटा बिलोंग कर रहे हैं ना अल्फा से, या मतलब बीटा बिलोंग कर रहा है अल्फा से, यानी वो बीटा क्या हुआ, सबसेट हुआ अल्फा का, तो अल्फा टेंस टू बीटा भी होल्ड होगा। ठीक, और ये ऑलवेज ट्रू ही होती है क्योंकि एफडी होता है, क्योंकि वो है ना। फिर आता है ऑगमेंटेशन रूल में, अल्फा टेंस टू बीटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हो जाता है, अगर गामा इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट देन गामा अल्फा इक्वल्स टू गामा बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आती है ऑगमेंटेशन में। क्लियर। ट्रांसटिव में सिंपल सा है, ए टेंस टू बी टेंस टू सी हो तो ए टेंस टू सी हो जाता है, वो भी यहीं पर वो भी मतलब यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, ट्रांसटिव। अब आता है यूनियन या फिर एडिटिव रूल, मतलब कि अगर इसमें क्या होता है, ए टेंस टू बी हो, ठीक है, और ए टेंस टू सी हो, तो हम लिख सकते हैं ए टेंस टू बी सी। जैसे अल्फा टेंस टू बीटा है और यहाँ अल्फा टेंस टू गामा है, तो हमारा हो गया अल्फा टेंस टू बीटा गामा। ठीक है, डीकम्पोजिशन की बात करें अगर तो अल्फा टेंस टू अगर बीटा गामा है, तो इसे हम लोग क्या कर अलग अलग कर सकते हैं। यूनियन में हमने क्या साथ किया था, डीकम्पोजिशन में अलग कर सकते हैं, इसे हम लोग प्रोजेक्टिव रूल भी कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा टेंस टू बीटा, अल्फा टेंस टू गामा, ये क्या कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब सूडो ट्रांजिटिव में क्या होता है, देखो अल्फा टेंस टू बीटा हो और गामा बीटा टेंस टू डेल्टा हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गामा अल्फा टेंस टू डेल्टा। ठीक है, यानी कि ए टेंस टू बी हो और बी सी टेंस टू डी हो, तो हम कह सकते हैं ए सी टेंस टू डी। क्लियर, ये होता है हमारा सूडो ट्रांजिटिव। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारी किसकी, एफडी की। ध्यान रखना पूरा, जब भी अगर एफडी आएगा ना तुम्हें, तो प्रॉपर्टी के साथ इतना पूरा तुम्हें बताना पड़ेगा। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आगे एट्रीब्यूट क्लोजर। एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होता है, दो एट्रीब्यूट क्लोजर को जब तुम्हें मतलब शो करना हो तो तुम्हें करते हो इस तरीके से, मतलब जो एट्रीब्यूट को अंदर रखोगे स्क्वायर ब्रैकेट अंदर प्लस का साइन, तो ये होता है उसका रिप्रेजेंटेशन का करने का फॉर्मूला। लेट एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट विच आर लॉजिकली एंड फंक्शनली डिटरमाइंड बाय एक्स इज कॉल्ड क्लोजर ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एक्स से तुम जहां जहां तक पहुंच जाओ, जिस जिस एट्रीब्यूट को टच कर लो, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तुम्हारे किस में आ जाएगा, क्लोजर में आ जाएगा। जैसे कि दो एक हमें ये रिलेशन दिया है, ये हमें कुछ एफडी दे रखी है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं ए से हम कहाँ आ जाते हैं। दो ए से सबसे पहले तो क्लोजर, जब जिसका भी क्लोजर निकालो ना, तो वो खुद का क्लोजर में तो आता ही है। जैसे ए है तो ए खुद के क्लोजर में आएगा ही आएगा, बी है तो बी खुद के क्लोजर में आएगा, सी है सी खुद के क्लोजर में आएगा। मतलब देखो, अगर तुम्हें ए से कहीं ए से ए पे ही आना है तो कहीं और जाने की जरूरत है नहीं, तो मतलब ए से ए पर तो तुम आ ही जाओ खुद से, है ना। वो बस यही वाली बात होती है ए क्लोजर में। तो ए क्लोजर खुद का ए तो हो गया। अब ए से तुम कहाँ जा पा रहे हो, बी पे जा रहे हो तो बी लिख दो। क्या बी से कहीं जा पा रहे हो, हाँ सी पे तो सी लिख दो, सी से कहीं, हाँ डी, फिर डी से कहाँ पे, ई पे, तो ई भी लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब जब बी पे चेक करो तो बी से बी पर तो आ ही जाओगे सबसे पहले, तो खुद का क्लोजर होता है क्योंकि। फिर बी से तुम कहाँ जा रहे हो, देखो बी से सी जा रहे हो, फिर सी से डी, डी से ई, तो बी सी डी ई। ठीक है, सी से अगर चेक करो तो सी तो खुद हो जाएगा, फिर सी से डी, डी से ई, तो सी डी ई, डी से डी और ई से ई आ, क्योंकि ई से कहीं तुम जा ही नहीं पा रहे हो एफडी में, तो ई का ऑटोमेटिक वो ई खुद पे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एट्रीब्यूट क्लोजर, किसी भी एट्रीब्यूट का तुम क्लोजर निकाल सकते हो इस तरीके से। बस चेक करना तुम्हें एफडी कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि तुम्हें नॉर्मलाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं सुपर की क्या होता है। ठीक है, सुपर की क्या होता है, मतलब जो तो सुपर ऊपर तुम लोग पढ़ के आओ ना पहले, सुपर की प्राइमरी कैंडिडेट, उससे थोड़ा रिलेटेड है, बस थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा, ठीक है, एंड एक्स बी द एट्रीब्यूट सेट ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, इफ एक्स क्लोजर डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन आर देन एक्स इज अ सुपर की। क्या कहा गया, अगर तुम किसी भी एट्रीब्यूट से रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर ले रहे हो तो वो क्या बन जाएगा, सुपर की बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये रिलेशन दे रखा था और ये कुछ एफडी रखी है। ठीक है, ये पहली वाला क्वेश्चन है, तो हमने सबका क्या निकाल दिया, क्लोजर निकाल दिया। तो सिर्फ ए क्लोजर ही कैसा है जिसके थ्रू हम ए बी सी डी ई यानी सारे के सारे एट्रीब्यूट रिलेशन के फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ सुपर की। ठीक है, ये चीज होती है, मतलब जिस एट्रीब्यूट से तुम सारे एट्रीब्यूट निकाल दो रिलेशन के, वो तुम्हारा सुपर की बन जाता है। क्लियर, चलो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए बी सी डी दिया है और ए बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है और डी से ई आ रहा है। ठीक है, हमने ए बी का क्लोजर निकाला सबसे पहले, तो ए बी सी डी आ गया, ए का निकाला तो ए आया, बी का निकाला तो बी आ गया। ठीक है, तो हमारा सुपर की क्या बन जाएगा, ए बी इज अ सुपर की। क्लियर, अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की में। कैंडिडेट की क्या होता है, देखो कैंडिडेट की होता है मिनिमल और सुपर की, मतलब सुपर की को तुम्हें दे रखी हो, तुमने फाइंड आउट कर लिया सुपर की क्या है, तो हम सुपर की को तोड़ेंगे।
इतना तोड़ेंगे तोड़ेंगे और सबका वो निकालते रहेंगे क्या, क्लोजर, तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, और मिनिमल जैसी मिला तुम्हें, और उस मिनिमल से तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट आ रहे हो ना, तो तुम कह दोगे भैया ये हमारा कैंडिडेट की है, ठीक है। जैसे देखो, इफ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो अ की, दैट देन दैट प्रॉपर सबसेट इज अ कॉल्ड कैंडिडेट की। मतलब अगर कोई सुपर की का सबसेट हो, मतलब उसका पार्ट हो, और वो भी हमारा क्या निकल जाए, सुपर की, तो वो चीज हमारी कहलाई कैंडिडेट की। जैसे कि देखो, ये रिलेशन दिया था और ये हमारी एफडी दे रखी है, ठीक है। हमने यहाँ पर ए बी का क्लोजर निकाला तो हमें सारी की मिल गई हैं, ए बी सी डी। जैसे ए बी में ए बी तो आ ही जाएगा, ए बी से हम सी जा पा रहे हैं, सी से हम डी जा पा रहे हैं, और ठीक है, और हमारे पास ई नहीं है, तो हमारे पास यहाँ से देखो बी से ई और ए बी आ गए, तो हमारे पास ई बी आ गया। तो ए बी हमारा क्या हुआ, सुपर की हो गया, क्लियर हुआ। अब हम ए बी को क्या है, तोड़ेंगे। हमने ए बी को तोड़ा अलग अलग, ए कर दिया और बी कर दिया, ठीक है। तो हमने ए का निकाला क्लोजर, तो हमारे से मिला क्या, ए, ठीक है। अब हमने निकाला बी का क्लोजर, बी से हमें क्या मिल गया, तो बी से हम कहाँ जा पा रहे हैं, सबसे पहले बी से हम जा पा रहे हैं ई और ए पे, तो हमने लिखा बी ई ए, ठीक है। अब हम ए पे आ गए, तो ए बी से हम जा पा रहे हैं सी पे, तो हमने लिख दिया सी बी, और सी से हम जा पा रहे हैं डी पे, तो हमने फिर क्या लिख दिया, यहाँ पे डी भी लिख दिया, ठीक है। तो अब तुम देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सारे एट्रीब्यूट आ गए हैं रिलेशन आर के। तो हमारे पास जो ए बी था सुपर की, उसके जो हमने सबसेट किया, तो जो हमारे बी हुआ वो हमारा क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या सारे ही एट्रीब्यूट मिल गए। दूसरी बात, हम कहेंगे अब बी को, बी इज द कैंडिडेट की, क्योंकि इसमें क्या है, सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं और यही मिनिमल है। अब बी को हम और तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो बी हमारा मिनिमल भी हो गया सुपर की है, और यही हमारा कैंडिडेट की कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, की या प्राइम एट्रीब्यूट, या नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। की और प्राइम का मतलब ये है, जो भी तुम्हारे कैंडिडेट की में एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो सब तुम्हारे आएंगे की एट्रीब्यूट में, या फिर प्राइमरी या प्राइम एट्रीब्यूट में, ठीक है। की और प्राइम एक ही नाम है, या नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो जैसे तुमने देखो बी दिया, बी क्लोजर, ठीक है, तो बी तुम्हारा क्या हुआ, कैंडिडेट की हो गया ना। तो जो कैंडिडेट की में तुम्हारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, कैंडिडेट की में कितना एट्रीब्यूट आ रहा है, सिर्फ बी आ रहा है, तुम्हारा बी हो जाएगा प्राइम, ठीक है। अब जो नॉन प्राइमरी की होंगे वो तुम्हारे होंगे ए सी डी ई, यानी ए सी डी ई, तुम किसी का भी क्लोजर निकालोगे तो तुम्हें सारे एट्रीब्यूट नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। तो जो कैंडिडेट की तुम्हारी होगी, और कैंडिडेट की में जो भी तुम्हारे एलिमेंट होंगे वो सब तुम्हारे किसमें आएंगे, की एट्रीब्यूट में, क्लियर। तो ये है तुम्हारा की एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और कैंडिडेट की, ठीक है। अब समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या होती है की प्राइम एट्रीब्यूट की। दो, सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच बिलोंग्स या प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट की। दो वही बात आ गई ना, मतलब उन एट्रीब्यूट का सेट जो कि कैंडिडेट की में बिलोंग कर रहे हो या प्रेजेंट हो, वो तुम्हारे कहलाते हैं की या प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच नॉट बिलोंग्स टू या प्रेजेंट हो कैंडिडेट की में, या फिर कैंडिडेट की में जो प्रेजेंट नहीं है एट्रीब्यूट, वो तुम्हारे किस में आ जाएंगे, नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट में, क्लियर। तो ये चीजें होती है तुम्हारी ऐसे। अब हमारे पास आ रहा है हाउ टू फाइंड कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये तुम पढ़ लो, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझा देता हूँ किस तरीके से तुम कैंडिडेट की को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास ए बी सी डी ई एफ ये तुम्हारे हैं रिलेशन, ठीक है, और मतलब एट्रीब्यूट से सारे रिलेशन के साथ, और ये तुम्हारे एफ डी दे रखी है, ठीक है। तो हमने पहले निकाला ए से ए क्लोजर निकाला, ठीक है। तो ए से हम बी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, और सी से हम कहीं नहीं जा पाए, तो हमारे ए का क्लोजर आ गया ए बी सी, क्लियर, चलो ठीक। तो अब ऐसे कैसे हमें सबका चेक करना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे आरएचएस में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, आरएचएस में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देखो सी ई एफ आ गया, यहाँ सी आ गया, और यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, मतलब डी नहीं है प्रेजेंट और ए नहीं है प्रेजेंट, तो हम ए डी का क्लोजर निकालेंगे साथ में, ठीक है। जैसे हमने ए डी का क्लोजर निकाला, तो देखो ए से हमारा बी और सी आ गया, और डी से तुम्हारा सी ई एफ आ गया, मतलब टोटल और सारे आ गए। हाँ, एक बात ध्यान रखना, रिपीटेशन नहीं लिखनी है, अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसे लिखना नहीं है तुम्हें, ठीक है, जस्ट यूनिक लिखना है। अगर कोई आ गया पहले से तो फिर छोड़ दो, फिर दूसरे वाले को देखो, ठीक है। तो ए से तुम्हारे बी और सी आ गया था जैसे, ठीक है। अब तुमने जब डी से देखा तो तुम्हारा सी ई एफ आ रहा, तो सिर्फ मैंने ई और एफ लिखा, डी सी को दोबारा नहीं लिखा, ठीक है, ये चीज। तो ए डी से तुम्हारे सारे एलिमेंट आ गए ए डी के क्लोजर से, तो अब ए डी तुम्हारा क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा, जैसे कि तुम लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। अब ए डी को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ए डी को तोड़ेंगे तो हमने निकाला ए का क्लोजर और डी का क्लोजर। ए का क्लोजर आया तो ए बी सी आया, डी का क्लोजर हमारा डी सी ई एफ आया, मतलब ए और डी कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं निकला ना। तो हम क्या कहेंगे, ए डी ही तुम्हारा क्या हुआ, कैंडिडेट की हुआ, क्या हुआ, ए डी ही तुम्हारा क्या हुआ, कैंडिडेट की हुआ। अब सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच बिलोंग्स टू कैंडिडेट की, इनका सेट मतलब जो कैंडिडेट की में बिलोंग कर रहे हैं एट्रीब्यूट, उनका सेट, यानी कि ए और डी, ये कहलाएंगे तुम्हारे की या प्राइम एट्रीब्यूट। अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई क्लियर, ठीक है।
अब हो रहा है चेक करने के लिए क्या एक्स का एट्रीब्यूट जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट से बिलोंग कर सबसेट है या नहीं है, मतलब एक्स से एट्रीब्यूट से क्या तुम प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब ये चेक कर लेते हैं क्या मतलब, इसका क्या मतलब देखो ये हम बता देते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे कि एडी निकला है ना, तो अब तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई एट्रीब्यूट ऐसा है, ठीक है, कोई एट्रीब्यूट ऐसा है एफडी में कि जो तुम्हारे प्राइम एट्रीब्यूट को निकाल रहा हो, तो तुम उससे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि अगर डी है, ठीक है, मान चलो डी की जगह यहाँ पे बी होता, क्या होता, बी, सॉरी बी छोड़ो सी होता, क्या होता, अगर ए की जगह तुम्हारा होता यहाँ पे सी, तो हम तुम सी को रिप्लेस कर सकते हो किसी को, हाँ, जैसे कि सी तुम्हारे किससे निकल रहा है, बी से निकल रहा है, सी तुम्हारे किससे निकल रहा है, बी से निकल रहा है, तो तुम वहां बी को लिख सकते थे कहाँ पे, यहाँ सी की जगह पे। ये होता है, यही मतलब बता रहा है ये इसका, कि अगर तुमने चेक किया एफडी को, अगर कोई अगर एफडी का एक्स एट्रीब्यूट है जो कि तुम्हारे प्राइम एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा हो, डिटरमाइन कर रहा हो, तो तुम क्या करते हो, उसे रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चीज है ही नहीं, तो हम कहेंगे नो मल्टीपल कैंडिडेट की, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक ही कैंडिडेट की है, वो है एडी, ठीक है, ये चीज। अब आते हैं हम लोग मेंबरशिप सेट पे। मेंबरशिप सेट क्या होता है, ठीक है, तो चलो अब ये समझ लेते हैं। लेट एफ बी द गिवन एफ डी, एनी एक्स टेंस टू वाई, एफ डी इज अ मेंबर ऑफ एफ डी सेट, एफ इफ ओनली इफ एक्स टेंस टू वाई लॉजिकली इंप्लाइड इन एफ। तो भैया क्या मतलब हुआ, मीन्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ एक्स डिटरमाइंस वाई हो रहा है, ठीक है, अगर तुम एक्स को डिटरमाइन कर ले रहे हो वाई से, ठीक है, समझना आप अच्छे से। इसका मतलब देखो सिंपल सा ही है कि अगर तुमने मान चलो कोई एफडी सेट दे रखा है, कोई भी दे रखा हो रैंडमली, और अगर तुम्हें कोई बाहर से दे दिया कि भैया कि एक्स टेंस टू वाई भी एक एफडी है, ये चेक करो, तो या फिर ये मेंबर है क्या एफडी सेट का, या फिर ये क्या कहते हैं हम, ये वैलिड है एफडी के लिए, लॉजिकली इंप्लाइड हो रहा है एफडी में, ये चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स का क्या निकालेंगे, क्लोजर। अगर क्लोजर निकाला और अगर वाई आ गया, ठीक है, तो हम कह देंगे हाँ भाई वो एफडी पे भी मतलब मेंबर है, मेंबरशिप सेट है किसका, एफडी का। तो जैसे हमने एक्स का क्लोजर निकाला और हमें वाई मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, एक्स टेंस टू वाई लॉजिकली इंप्लाइड है या फिर मेंबर है या फिर वैलिड है किसमें, एफडी में। क्लियर, यही होता है हमारा मेंबरशिप सेट। जब भी मेंबरशिप सेट निकालने के लिए आए, कोई तुम्हें दे दी जाए एफडी, कह दिया ये क्या मेंबरशिप सेट है, तो तुम्हें क्या निकालना, सिंपली उसका क्लोजर निकालना, और अगर उसके क्लोजर में वो मतलब जो उसका डिटर्मिनेंट है वो आ जाए, ठीक है, तो तुम कह दो कि हाँ भाई ये लॉजिकली इंप्लाइड है। क्लियर, ये होता है हमारा मेंबरशिप सेट। अब आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डीकंपोजिशन, ठीक है, तो बहुत सही टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डीकंपोजिशन, चलो से पढ़ते हैं ऐसे भी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डीकंपोजिशन की बात करें तो लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन, ठीक है, सबसे पहले ये आता है लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन, एंड फिर दूसरा हमारा होता है वो जो कि है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन, ठीक है, तो हम दोनों की बात कर लेते हैं, लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की भी। तो सबसे पहले आता है हमारा लॉसलेस डीकंपोजिशन। द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर involves decomposing a given relation into other relation. Such decomposition require that the information contained any original relation should be maintained. देखो लॉजिकल डिकम्पोजिशन, लॉजिकल जॉइंट डिकम्पोजिशन में क्या होता है, तुमने नेचुरल जॉइंट पढ़ के आए हो ना पहले, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है इसमें कि तुम्हें क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे रिलेशन दिए होते हैं ना, उन सब का जब तुम नेचुरल जॉइन करो वो किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए, तो तुम कह सकते हो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन है। अदरवाइज अगर सबका नेचुरल जॉइन आर का सबसेट नहीं हो रहा है, आर के बराबर नहीं है, तो तुम उसे कहोगे लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। क्या कहोगे, लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। अब तुम कहोगे भैया यार हमें सबका नेचुरल जॉइन निकालना पड़ेगा ये करके, नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती, क्या ध्यान में रखना, अब चलो वो देख लेते हैं। पहले हम वही करते हैं जो कि हमें बताया गया है कि हमें उसका वो निकालना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास दो चीजें होती है करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं नेचुरल जॉइन कैसे होता है। देखो हमें रिलेशन दे रखा है आरबीसी, ध्यान से देख लेना लॉसलेस कैसे करते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक हमें ये दे दिया रिलेशन, ठीक है, एक हमें ये दिया है टेबल, और एक हमें ये दिया है टेबल, ठीक है। तो हमसे बोल दिया मतलब ये रिलेशन था आर, ठीक है, इसमें हमें R1 ये रहा, हमारा R2 ये रहा, ठीक है। तो R1 हमारा क्या है, ए कॉमा बी का, और R2 है हमारा बी कॉमा सी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका क्या निकालेंगे, नेचुरल जॉइन। नेचुरल जॉइन कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में बताया था, चलो नहीं बताया फिर से देख लो। सबसे पहले निकालेंगे हम R1 क्रॉस R2। R1 क्रॉस R2 निकालने के लिए हमारा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें मिलने क्या वाला है। तो देखो जब तुम R1 क्रॉस R2 करोगे तो तुम्हारा N1 क्रॉस N2 हो रहा होगा और C1 प्लस C2 हो रहा होगा। अब N1 और C1 क्या हुआ ये भी समझ लो। N1 होती है तुम्हारी रोज, ठीक है, N होती है तुम्हारी रोज और C होती है तुम्हारे कॉलम। यानी अगर तुम R1 क्रॉस R2 करोगे तो तुम्हारा N1 क्रॉस N2 भी हो रहा होगा। इसका मतलब तुम्हारा रोज इंटू रोज हो रहा होगा। तो यहाँ पर रोज कितनी है तुम्हारी 3, यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 3 सा 9, यानी तुम्हारा जब R1 क्रॉस R2 करोगे तो तुम्हारी कितनी रो मिलने वाली 3, मतलब सॉरी 9 मिलने वाली। देखो यहाँ पे देखो 3 3 6 और 3 9, तो 9 रोज हो गई।
ठीक है। अब तुम्हें करना है यहाँ पे C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 क्या होता है, तुम्हारे कॉलम होते हैं, यानी जितने तुम्हारे कॉलम है उनको प्लस कर दो तो उतने कॉलम मिले, यानी यहाँ पे 2 कॉलम और यहाँ पे 2 कॉलम, तो C1 प्लस C2 तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, यानी तुम फाइनल में देखो तुम्हारे कितने हैं 4 कॉलम है। ठीक है, तो ये चीज हुई तुम्हारी R1 क्रॉस R2 में। अब लिखते कैसे हैं, देखो सबसे पहले R1 का A और R2 का R1 का B लिख दिया, ठीक है, फिर R1 R2 का B और R2 का C लिख दिया, जो लेफ्ट साइड होगा उससे पहले, फिर जो राइट में उसे बाद में, ये लिखा। इसके बाद तुम लोगे पहले R1 की पहली रो, ठीक है, पहली रो ली और इसके साथ तुम इन सबको लिख दोगे R2 के, ठीक है। कैसे, देखो मैंने केवल 1 और 5 लिए पहली रो और मैंने R2 को पूरा लिख दिया, तुम ध्यान से देखो 5 5 8 ये तीन ही तो है रो, और यहाँ पे 5 8 8 ये तीनों लिख दिया पूरा। अब जहां तक पूरा R2 तुम्हारा आया है ना, वहां तक तुम R1 की पहली पूरी रो जितनी है उसे भर दो, तो तुम देखोगे R1 की बस पहली रो को ही मैंने यहाँ 3 बार लिखा है और यहाँ पर इनकी तीनों रो आ गई हैं R2 की। क्लियर, ये चीज होती है। इसी को हम रिपीट करेंगे। अब हम लेंगे R1 की दूसरी रो और दूसरी रो के साथ फिर से इन तीनों को लिख देंगे, ठीक है। तो दो मैंने लिखा 2 और 5 और फिर से मैंने R2 का पूरा R2 जो था वो पूरा नोट डाउन कर दिया, और जहां तक पूरा आया R2 उसी को मैंने रो 2 को भी पूरा लिख दिया वहां तक, ठीक है। और ऐसे ही मैंने किया तीसरे वाले के साथ, R3 की जो R1 की जो रो थी पहले लास्ट वाली उससे लिखा मैंने एक बार और फिर मैंने पूरा R2 लिख दिया, और जहां तक R2 पहुंचे वहां तक मैंने पूरी R1 की पूरी रो को भर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारा बन जाता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी R1 क्रॉस R2 हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा दूसरी चीज क्या होती है, जो इक्वल चीज है ना उसे तुम्हें लिखना है साथ में। अब तुम अगर यहाँ से देखो ध्यान से, तो पहले इसे इरेज कर देता हूँ तो आसानी से तुम्हें समझ में आएगा। हाँ, अब देखो इक्वल चीज कहाँ देखनी है तुम्हें, इक्वल क्या है, मतलब कॉमन क्या है तुम्हारा R1 और B कॉमन है ना, तो इसमें तुम देखो कॉमन कॉमन इक्वल इक्वल गया, जैसे 5 और 5 ये चीज तुम्हें एक सेम मिल गई। फिर तुम्हें अगला भी 5 और 5 ये सेम मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अगले वाले में तुम्हें यहाँ पे ये सेम मिल रहा है, ठीक है। और फिर कहाँ सेम मिल रहा है, यहाँ नहीं, फिर कहीं सेम नहीं है ना, तो बस ठीक है। और आखिरी में हाँ एक ये भी रहा सेम, ठीक है। तो जहां भी तुम्हें R1 R या नहीं R1 है ये, ठीक है। तो R1 डॉट बी बराबर R2 डॉट बी जहां जहां मिले उन सबका एक टेबल बना लो, तो मैंने टेबल बना लिया। अब जब तुम्हें पता है यहाँ भी B और यहाँ का भी R1 का B और R2 का B बराबर ही है, तो तुम B का सिर्फ एक ही टेबल बना सकते हो ना, तो मैंने सिर्फ एक टेबल बनाया। देन A की जो वैल्यू जो साथ में थी, जैसे इस 5 के साथ 1 थी, इस 5 के साथ 1, इन दोनों 5 के साथ 2 और इस 8 के साथ 3, बस वही लिख दिया, 2 बार 1 2 बार 2 और 1 बार 3, ठीक है। ऐसी मैंने C की भी वैल्यू वहां पर नोट डाउन कर दी, और ये तुम्हारा फाइनल बन गया R1 नेचुरल ज्वाइन R2। क्लियर, तो ये मेन हो गया तुम्हारा फाइनल। अब तुम आगे देखोगे कि क्या होता है, हेंस दिस डीकंपोजिशन इज लॉसी। कैसे अब लॉसी हो गया, तो तुम देखो यहाँ पर क्या है 8 और 5 है, जो ये क्या है तुम्हारा मतलब एक्स्ट्रा है टपल, ठीक है, एक्स्ट्रा टपल है, इसलिए तुम कह दोगे ये क्या है तुम्हारा लॉसी है। तो अब जैसे कि ये लॉसी हो चुका है, तो अब देखो कैसे ये चीजें 8 और 5 एक्स्ट्रा कैसे मिला, ये देखो। अब तुम्हारा जो मेन रिलेशन था ना R, उसे एक बार देख लो, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा आ जाए जिसमें, हाँ। अब ये तुम रिलेशन देखो 1 5 और 5 होना चाहिए, ठीक है। तो तुम 1 के साथ देखो 1 5 और 5, मतलब तुम्हारा पहला रिलेशन मिल गया तुम्हें, ठीक है। अगला क्या है तुम्हारे पास 2 5 8 होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या है 2 5 और 8, हाँ ये रहा, ये भी मिल गया, ठीक है। और फिर देन तुम्हारा लास्ट क्या था 3 8 8 होना चाहिए, तो तुम्हारा 3 8 और 8 ये भी तुम्हें मिल गया। तो अब आखिरी एक्स्ट्रा क्या है तुम्हारी, ये वाले ये 2 रो जो हैं ये तुम्हारी क्या हुई एक्स्ट्रा हुई हैं, ठीक है। अब जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ गया, मतलब R1 का नेचुरल ज्वाइन R2 के साथ जो है वो बराबर नहीं निकला किसके R के, जो कि हमारी ये कंडीशन थी। देखो R1 R2 R3 का जो भी होगा नेचुरल ज्वाइन वो किसके बराबर आना चाहिए, इक्विवेलेंस आना चाहिए R के, तो हम कहेंगे लॉसलेस है। लेकिन अगर R1 R2 R3 का जो ज्वाइन है वो अगर R उसका सबसेट निकला, R उसका सबसेट निकला, मतलब जो R है पूरा वो अगर इनके नेचुरल ज्वाइन में आ रहा है तो तुम उसे कहोगे लॉसी। तो वही तो हुआ है, यहाँ का जो R था वो तुम्हारा R1 नेचुरल ज्वाइन R2 के अंदर आ रहा है, उसका सबसेट है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसे लॉसी कहेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं आता इक्विवेलेंस हो जाता उसी के बराबर तो हम कहते हैं वो लॉसलेस है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉसी और लॉसलेस, कैसे हमें टेबल के फॉर्मेट में करना है, ठीक है। बाई चांस अगर अब तुम्हें दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे देखो अभी रुक जाओ, पहले ये समझ लो, लेट R बी द रिलेशन स्कीम ऑफ एफडी के फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन तब उसके लिए ये है सेट एफ डिकम्पोज इनटू अ सब रिलेशन R1 R2, तो R1 R2 का जो लॉसलेस होगा, और मतलब ये थ्योरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं फाइनली से पूरा समझा देता हूँ क्वेश्चन में कैसा होता है। मेन 2 कंडीशन हमें ध्यान में रखनी है, जब तुम्हें रिलेशन दे रखे हो अलग अलग, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, और एफडी दे रखी है टेबल की फॉर्मेट बनाओ, तो तुम्हें क्या करना है R1 और R2 का यूनियन निकालो,
ठीक है, जितने भी रिलेशन दे रहे हैं उनका यूनियन निकालो, वो इक्विवेलेंस होनी चाहिए किसके, आर के, पहली कंडीशन ये। देन दूसरी कंडीशन, जितने रिलेशन दे रखे हैं उनका निकालो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में जो निकले उसका निकालो क्लोजर, और क्लोजर निकालने के बाद अगर तुम्हारा R1 आ जाए, ठीक है, यानी R1 के जो रिलेशन है वो आ जाए, यानी जैसे कि जो R1 था ना, ये R1 ये आ जाए, तो तुम क्या तो कहोगे तुम कि हाँ वो लॉसलेस है, ठीक है, और आगे बढ़ोगे, अभी पूरा क्वेश्चन होता है। या R1 के अलावा R2 भी आ जाए, समझे, मतलब R1 R2 का जब इंटरसेक्शन लोगे उसमें जो भी आएगा उसका अगर तुम क्लोजर लोगे, उससे अगर तुम्हें R1 या R2 दोबारा मिल जा रहा है तो तुम उसे लॉसलेस कहोगे, लॉसी में नहीं भेजोगे, ठीक है। कैसे, देखो ये तुम्हें रिलेशन दिया था ABCDEFG तक, ठीक है, और तुम्हें ये दे दिया FD, ठीक है, FD के बाद तुम्हें यहाँ पे नीचे दी है R1 एंड R2, तो अब हम क्या निकालना है, सबसे पहले निकालेंगे हम R1 और R2 का यूनियन। यूनियन अगर हमारा R के बराबर है तो हमारा पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो यहाँ देखो ये बराबर आया, ठीक है। हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, क्या, इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन में हमारे क्या मिल रहा है, कॉमन D मिल रहा है, तो ठीक है, तो हम D का लेंगे क्लोजर, D का क्लोजर लिया तो हमने DEFG मिला है, DEFG यानी DEFG यानी हमें क्या मिल गई है, R2 मिल गया है, ठीक है, तो R2 हमने लिख दिया, तो ये क्या हुआ जो हमें मिला है, तो ये हम कह सकते हैं कि सुपर की ऑफ R2 है, ये क्या है, ये सुपर की है R2 का, हैंस इट इज लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन, क्या है, लॉसलेस जॉइंट, मतलब जब भी अगर तुम्हें R1 या R2 मिल जाए उसके क्लोजर से, तो हम सीधे कहोगे वो सुपर की है उसका, और तुम कह दोगे भैया ये लॉसलेस जॉइंट डीकंपोजिशन है, क्लियर, इस तरीके से करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन। देखो इसमें क्या होता है, लेट आर बी द रिलेशनल स्कीमा विद FD सेट F, इसमें क्या हमारे रहते हैं, FD सेट रहते हैं, इस डीकंपोजिशन इनटू अ सब रिलेशन R1 R2, मतलब R को हमने कई सारे रिलेशन में तोड़ दिया Rn तक, और FD सेट भी होते हैं उसको भी हमने कई सारे रिलेशन में तोड़ रखा है रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सबके अलग अलग बनेंगे ऑब्वियसली बात है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर FD सेट्स का यूनियन लेना है, अगर वो हमारे F के इक्विवेलेंट आ जाता है तो हम कह देंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकंपोजिशन है, ठीक है, और अगर उसका यूनियन जो है अगर वो सबसेट निकलता है F का, क्या वो निकलता है सबसेट किसका, F का, फंक्शनल FD का, तो हम कहेंगे वो डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग है, क्लियर। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन से, जैसे कि देखो ABCDE दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो चेक करो, A टेंस टू B है, B टेंस टू E, क्या दे रखी है हमें, FD दे रखी है, ठीक है। अब हमें रिलेशन दे रखा है ये, क्लियर, तो हमने क्या करना है, बस सबको अलग अलग लिख लेना है, जितनी भी FD दे रखी है, देखो एक मिनट रुको रुको जरा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे समझो, देखो हमें क्या करना है, सबको जितनी भी हमारे पास FD दे रखी है ना उन सबको हमें अलग अलग लिखना है, जितने भी रिलेशन के साथ है उनके साथ, तो कैसे बनाएंगे लिखेंगे वो ये समझो। सबसे पहले यहाँ पे लाइन को सेपरेट कर देता हूँ, हाँ अब देखो सबसे पहले हमने R1 को लिख दिया यहाँ पे, R2 को लिख दिया यहाँ, R3 को लिख दिया यहाँ, R4 को लिख दिया यहाँ पे, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद हमने क्या किया ये समझो, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितने भी हमें ये दे रखी थी ना FD, इन सबको निकालेंगे हम क्लोजर, तो ABCD सबका अलग अलग है, तो ABCDE सबका हमने निकाल दिया क्लोजर, ठीक है, पूरा हमारे जो रिलेशन में दे रखा था उनके हिसाब से, ठीक है, जितने भी रिलेशन में हमारे एट्रीब्यूट है सबका क्लोजर निकाल दिया, क्लियर हुआ। अब हम चेक करेंगे पहली क्या पर है, A टेंस टू B, A टेंस टू B, क्या A से हम B में B पहुंच सकते हैं क्लोजर से, A टेंस टू B, हाँ पहुंच सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे A टेंस टू B, क्लियर हुआ। चलो ठीक है, क्या हम B से क्या A तक पहुंच सकते हैं, देखो B से क्या A तक पहुंचेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या छोड़ देंगे उसे, क्लियर हुआ। चलो ठीक, अब आते हैं हम लोग R2 में, R2 में क्या है BC, यानी हम B से क्या C तक पहुंच सकते हैं, हाँ पहुंच सकते हैं, ठीक है, तो हमने लिख दिया B, C, क्या हम C से B तक पहुंच सकते हैं, हाँ ये भी पहुंच पा रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे लिख दिया C टेंस टू B, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम करेंगे CD, क्या हम C से D में पहुंच पा रहे हैं, हाँ C से हम D पे भी जा पा रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया C टेंस टू D, क्या हम D से C तक जा सकते हैं, D से C तक हाँ जा सकते हैं, देखो है ना, D में भी C आ रहा है, तो हमने टेंस टू C भी लिख दिया। अब हम चेक करेंगे R4 में कि D से E पे जा सकते हैं, तो D से E है, हाँ है, सेकंड नंबर पे ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिया D टेंस टू E, क्या E से D तक जा सकते हैं, नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर छोड़ देंगे ये। चलो तो यहाँ पे हम D टेंस टू E लिखा रहे थे, क्लियर हो गया, इतना हो गया। चलो अब क्या करना है हमें चेक करना है जो FD हमें दे रखी थी और जो हमारी FD निकली है कि वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर जो हमने जो हमारी ये FD बनी है ये, यानी कि मतलब ये हमारा बन गया क्या F1, क्या हो गया ये हमारा F1, ठीक है। सिमिलरली ये पूरे हमारे F1 F2 F3, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा चौथी FD हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो कि हमने F1 F2 F3 F4 का सबका क्या लेंगे, हम यूनियन लेंगे, यूनियन लेने के बाद हमारा क्या F के बराबर आना चाहिए,
तभी तो ये कंडीशन होगी हमारे बराबर। तो देखो जरा, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, तो मतलब ए टेंस टू बी यहाँ पर भी है और ए टेंस टू बी हमारा यहाँ पर भी आ गया। क्लियर, चलो ठीक है। बी टेंस टू सी यहाँ पर है, हाँ ठीक है। बी टेंस टू सी यहाँ पर भी है, चलो ये भी मिल गया। सी टेंस टू डी यहाँ पर है, हाँ है। सी टेंस टू डी यहाँ पर है, हाँ है। डी टेंस टू ई बी, अब डी टेंस टू ई बी है तो हम क्या ऐसे कुछ अलग और कर सकते हैं? याद करो तुमने एफ डी की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जिसमें तुम्हारे एक डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी था, यानी डी टेंस टू ई हो तो तुम यहाँ लिख सकते हो डी टेंस टू, डी को तुम लिख सकते हो ई के साथ भी, ठीक है, और डी को तुम लिख सकते हो किसके, बी के साथ भी। तो डी को तुम लिख दो तो यहाँ पर ई के साथ, थोड़ा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, समझो। डी टेंस टू ई लिख दिया, ठीक है। और डी को तुम किसके साथ लिख सकते हो, डी को तुम लिख सकते हो बी के साथ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी को और ये बी, बहुत अच्छा तरीके से बना है, ठीक है। तो डी टेंस टू बी भी हो गया, तो डी टेंस टू ई, डी टेंस टू बी हो गया। अब देखो डी टेंस टू ई मिल रहा है, हाँ भाई डी टेंस टू ई भी मिल गया, तो हमारा ये वाला भी हट जाएगा, ठीक है। अब डी टेंस टू बी मिल रहा है, तो डी टेंस टू बी है क्या, कहीं भी देखो डी टेंस टू बी है, नहीं है। कुछ और बन सकता है क्या, देखो जा, डी टेंस टू बी अगर डी बी तक पहुंच सकता है, यहाँ पर जितनी भी तुम्हें एफ डी रखी, देखो अगर तुम डी से सी पहुंच पा रहे हो और सी से तुम बी पहुंच पा रहे हो, तो क्या तुम डी से सी बी नहीं पहुंच पाओगे? याद करो ट्रांसिटिव, पहुंच जाओगे ना। तो हमारा डी टेंस टू बी भी मिल गया, यानी कि हमारे पास जितने भी एफ डी थे वो हमारे सारे F1 F2 F3 F4 से मिल रहे हैं, है ना। तो हम कहेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन डिकम्पोजिशन है। देखो यहाँ पे वही हुआ है, ये सारे लिख दिया मैं F1 F2 ये सबका यूनियन लेकर, ठीक है। तो ए कैंस टू बी, बी कौन सी, ये तो हमारे पास मिल ही रहे थे। अब ये डी से सी और सी से बी से हमने बना दिया क्या, डी डी कॉम रेस टू बी बना दिया, ठीक है, इन दोनों से। अब यहाँ जब ये बन गया और हमारा ये हो गया, तो इन दोनों से हमने क्या बना दिया, डी टेंस टू ई बी बना दिया बाय डिकम्पोजिशन से, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी ये मिले हैं लास्ट में एफ डी, ये सभी एफ डी हमारे जो गिवन था एफ डी उसके इक्विवेलेंस है, तो हम कहेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। अगर बाई चांस ये एफ डी जो है वो हमारे ज़्यादा मिलते और ये पूरा एफ डी जो गिवन था वो इसके अंदर आता है, यानी वो सबसेट होता है इसका, नहीं सॉरी, जितने बने वो उनके सबसेट होते हैं एफ के, तो वो हम कह देते हैं कि भाई कि ये क्या है, डिपेंडेंसी नॉट प्रिजर्विंग है। क्लियर, चलो सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ना वो थोड़ा लेंदी है, तो हमें ये अगली वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही है। चलो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पार्ट 1 हो चुका है कंप्लीट, पार्ट 2 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अभी तुरंत 10 मिनट बाद आ जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।